अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और पिटीशन की डेट 31 मार्च 2016 है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2016। ठीक है, अब इसमें कॉलम्स क्या क्या हो जाते हैं। इधर हम लोग लाइबिलिटीज दिखाते हैं। लाइबिलिटीज में ये ग्रॉस लाइबिलिटी का कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं इस कॉलम में, और इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर। एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर। और यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेक्टेड टू रैंक। इधर हम असेट्स दिखाते हैं और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। असेट्स में भी वही लिखेंगे नीचे एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय डेटर। ठीक है, और यहाँ लास्ट कॉलम में जाएगा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लिस्ट ए का अमाउंट कैलकुलेट किया था, तो ग्रॉस लाइबिलिटी थी 82,100, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ लिखेंगे हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। ठीक है, और जो हमारा एस्टिमेटेड अमाउंट था जो पेबल है दैट इज 78,600। ठीक है, अब लिस्ट बी की बात करते हैं हम लोग। लिस्ट बी में दिखाते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग दिखाएंगे एज पर लिस्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग पे लोन ले रखा है 10,000 100 का, 10,100 का, बस एक ही लाइबिलिटी है जो फुली सिक्योर्ड है। और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो कितनी है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी बिल्डिंग की वैल्यू वो है, बिल्डिंग की वैल्यू ऊपर दे रखी है 12,000। ठीक है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो लेते हैं, तो 12,000 ये हो गया। तो अब यहाँ पर इसमें से हम फुली सिक्योर्ड में वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा होगी लाइबिलिटी से, तो यहाँ पे जो बचेगा दैट विल बी सरप्लस। तो 1900 का जो है वो सरप्लस हो गया। ठीक है, सरप्लस या तो लिस्ट सी में ट्रांसफ़र होता है अगर उसके अगेंस्ट कोई और लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी के तौर पे वो असेट दिया गया है, और या फिर अगर नहीं दिया गया है तो इन दैट केस ये सरप्लस जो है वो असेट साइड पे ऐड होगा विद ऑल द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, तो सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा हो गया हमारा 1900। ये इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग और यहाँ पर जो हम इधर के कॉलम में लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी भी उतनी है जितनी आपकी ये मेन लाइबिलिटी है, वही ग्रॉस लाइबिलिटी भी इतनी है। तो ये अब ये फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कोई भी अमाउंट बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा ही अमाउंट पे ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और 1900 का सरप्लस भी बच जाएगा। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। ठीक है, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे। तो एक हमारे 40,000 के क्रेडिटर्स हैं जिनको सिक्योरिटी के तौर पे शेयर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में शेयर्स जो है वो दो दे रखे हैं। एक प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हाइड्रो पावर लिमिटेड है
15,000 के, जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू है 10,000, और एक और शेयर्स हैं 5,000 के और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 2,000। तो हम सिर्फ यहाँ पे रिलाइजेबल वैल्यू ही लेते हैं। तो यहाँ पर रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लिखते हैं, असेट का नाम नहीं लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 शेयर्स हैं, एक की रिलाइजेबल वैल्यू 10,000 है और दूसरे के 2,000, यानी 12,000। तो 40,000 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट सिर्फ 12,000 का अमाउंट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे पार्टली सिक्योर्ड वो लाइबिलिटी है जो असेट की वैल्यू से पूरी तरह से कवर्ड नहीं हो रही है। तो जो अमाउंट पे ऑफ नहीं होता है वो हम बाहर के कॉलम में दिखाते हैं और ये रैंक करता है विथ लिस्ट ए। ठीक है, मतलब अब इनका अमाउंट ये लिस्ट ए वाला पे करना है और ये पे करना है। इसमें से 12,000 पे ऑफ हो गया है, ठीक है, इतना बचा है। और यहाँ पे 10,100 का लोन जो था वो पूरा पे ऑफ हो गया है, 1,900 का सरप्लस भी बचा है। तो ये जो लाइबिलिटीज़ हैं दोनों, ये पे करना है। अब एक और लिस्ट हम इस साइड लाइबिलिटीज साइड पे दिखाएंगे, वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। उसको हम दिखाते हैं लिस्ट डी में। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, ये हम इनर कॉलम में दिखाते हैं। इनर कॉलम में यहाँ पे दे रखा है लाइबिलिटीज़ फॉर क्रेडिटर्स फॉर रेट टैक्सेस। टैक्सेस जो होते हैं, रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल होते हैं। वेजेस और सैलरी के लिए वही अमाउंट का रूल है, 20 पर वर्कर प्रेफरेंशियल होता है प्रोविंशियल के केस में, और पर एम्प्लॉय। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ना मेंशन हो कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने, टोटल अमाउंट दिया है तो हम पूरा अमाउंट प्रेफरेंशियल ही मानते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी, रेट्स और टैक्सेस के जो टोटल 2,900 दिए हैं ये हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस लाइबिलिटी भी यही हो जाएगी और यहाँ पर 40,000 हो जाएगी ग्रॉस लाइबिलिटी। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब हम लोग असेट साइड देखते हैं। असेट्स में हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। ठीक है, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी नहीं लेंगे जो हम ऑलरेडी सिक्योरिटी के तौर पे दे चुके हैं, और हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो जो दिखाते हैं, तो अभी हम ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन असेट्स और लाइबिलिटीज़ में हम प्राइवेट असेट्स भी दिखाते हैं और प्राइवेट लाइबिलिटीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर वो भी पेबल होती हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब जितने भी असेट्स हैं जो सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिए हैं वो हम लिस्ट ई में दिखाते हैं, और 2 अलग से दिखाते हैं। बुक डेट्स हम अलग से दिखाते हैं लिस्ट जी में, सॉरी लिस्ट एफ में, और उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल अगर है तो वो हम दिखाते हैं लिस्ट जी में। ठीक है, जो बिल डिस्काउंट हो गए हैं बिल रिसीवेबल वो आपके अलग हैं, राइट। और अगर सिर्फ बिल रिसीवेबल के नाम से दे रखा है तो वो लिस्ट ई में जाएगा। और लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड है तो वो बिल आपके मतलब बिल रिसीवेबल थे जो कि बैंक से डिस्काउंट करा लिए हैं इंसॉल्वेंट पर्सन ने। तो अगर उसके अगेंस्ट ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है तो जितना पे नहीं कर रहा है वो लाइबिलिटी वापस फॉल हो जाएगी इंसॉल्वेंट पर्सन पे। तो लिस्ट ई में हमारा सबसे पहले यहाँ पे बुक डेट्स दे रखा है, उसको अलग से दिखाना है। अभी स्टॉक दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। अंदर के कॉलम में हम यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू दिखा देंगे और बाहर के कॉलम में रिलाइजेबल वैल्यू दिखा देंगे। रिलाइजेबल वैल्यू इज़ 43,000, ठीक है। उसके बाद स्टॉक के बाद हो जाएगा आगे और क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फिर है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं आपके लिस्ट सी में, ठीक है। ये इनको सिक्योरिटी के तौर पे दिया था तो यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश ले लेंगे, कैश एट बैंक जो है वो कितना है 500 है। फिर है आपका बिल रिसीवेबल दे रखा है, इसको अलग से दिखाएंगे। बिल्डिंग हम दे चुके हैं सिक्योरिटी के तौर पे, यहाँ पे नहीं आएगी। फिर आ जाएगी मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है 14,000 बुक वैल्यू है, लेकिन रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 11,000, ठीक है। बाहर के कॉलम में रिलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद है आपके डिबेंचर्स, फिक्चर्स है, फिक्चर्स ले लेंगे। फिक्चर्स 2,000 के हैं, बुक वैल्यू रिलाइजेबल वैल्यू है 1,500। उसके बाद डिबेंचर्स ले लेंगे। डिबेंचर्स में 6,250 के डिबेंचर्स हैं और रिलाइजेबल वैल्यू इज़ 5,000,
ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी लाइव असेट्स दे रखे थे और 2 असेट्स अलग से दे रखे हैं जिनको हम अलग लिस्ट में दिखाएंगे। एक आपका है, अब यहाँ पे चाहे तो हम टोटल कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑफ लिस्ट ई। तो लिस्ट ई का टोटल हो जाएगा 61,000। ठीक है, अब इसके बाद हम दिखाएंगे बुक डेट्स। बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। ठीक है, इसमें 3 हेड्स में दिखाते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड। तो गुड से पूरा ही अमाउंट रियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे गुड दे रखे हैं 20,000, 20,000 में पूरा 20,000 मिल जाएगा। डाउटफुल जो है दैट इज 6,000, 6,000 में से मिलेगा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 2,000 ओनली, बाहर के कॉलम में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद बैड है कितने, 1,000, बैड का पूरा ही बैड हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी यहाँ पे बाहर के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेंगे इसमें लिस्ट जी में हम लेंगे बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल एज पर लिस्ट जी।